राजा महाराजाओं ने ये कहना शुरू किया, भाई क्या महाराज आप इनके बोलों पे नाच सकते हैं? तो एक तोप परन है, तो तोप परन का वहां पर तो ऑन द स्पॉट बनाया, कहने कि धान दिगट का तकान कत दिगट घिग तड़न दिग दिगता तगने नगने तिग दिगता तगने तगने दिगने तगने 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 धान धा। ये हस्तक, दृष्टि, मन, भाव, रस, लव शिखा। अब देखिए मैं जब लव शिखा करूंगा तो मेरी आंखों के अंदर में कभी यही नहीं हुआ कि मैं लव शिखा ऐसे दिखा रहा हूं, ब्लैंक नहीं, लव शिखा समतल। हम लोग तत्त थे के टुकड़े लगाते हैं अब उसमें ये नहीं जैसे नॉर्मल देखा जाता है तत्त थे बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं, ऐसा नहीं। उसके अंदर जो पंजे का फ्लो है, उसका जो बहाव है, तत्त थे चवर। वो दिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे यहाँ पर तीर लगा मार दिया यहाँ पर। अब महाराज जी धीरे 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 उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर मैं पूरा फॉग बनाया ऐसा, और फॉग से एकदम वो लड़का गायब हो गया, वो लड़का अंदर चला गया और वो कृष्ण में समा गए। कि शंभू महाराज जी का जैसे बहुत तांडव रूपी नाच, वो अगर सॉफ्ट वाला भी कर रहे हैं तो ताजे तरह से आते, मतलब उसके अंदर में एक मैनली डांस। लक्ष्मण महाराज जी के अंदर में एकदम विपरीत, हाँ ताजे तरह से आते थे 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 तत्ता तत्ता तत्ता, बहुत मुलायमियत, एकदम लास्ट से अंत, बंदिशों के अंदर में बहुत वेरिएशंस पैदा किए। तत तत तगड़ा दे दे तगड़ा दे दे या तत 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 तगड़ा दे दे तगड़ा दे दे या तत तगड़ा दे दे, कॉमनली ये सब चलते हैं। फिर मैंने कुछ तत 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 तगड़ तगड़ तगड़ा तत 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 थई रही एकांत तत 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 तगड़ थई थे। मैंने कुछ क्रिएट किया, किट तक तड़न नता ता धोमे किट तक घे घे नन आता ता किट दिगड़ा दिन दिन नन किट ता दिन नन किट ता किट तक तड़न नधा किट तक तड़न नधा। अब इसके अंदर में सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। किट तक मतलब मंजीरा, किट तक तड़न नगाड़ा, ता तबला, धोमे किट तक पखावज, घे 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 बाया, ना नगाड़ा, किट तक दिगड़ा डांस, दिन दिन डफ। मैं कथक को बचाना चाहता हूँ, और हमारे कथक में तो कहते हैं कि लकड़ी का बॉक्स बना के उसमें रेत भर दिया जाता था, और मतलब अगर आप 150 घुंघरू पहन के नाचते हैं तो 300 घुंघरू पहन करके आप उस रेत के अंदर में चले जाते हैं, और उसके अंदर में पैर को फोर्सफुली उठाना फिर रखना। नहीं तो नॉर्मली पंजा यूं उठता यूं मार देता है, लेकिन हमें पंजा यूं उठाना है जैसे ट्रेन टेक ऑफ करता है और आगे का हिस्सा ऊपर चला जाता है और उसके सहारे हम मारते हैं। एक बच्चा पैदा होता है लखनऊ के घर में, खिलौनों से नहीं खेलता। घुंघरू की आवाज उसके पहले खिलौने हैं, तबले की थाप उसकी पहली लोरी, हारमोनियम की तान उसकी पहली भाषा। बच्चा बड़ा होता है लेकिन बचपन नहीं छूटता है, क्योंकि जिस घर की मिट्टी में कालका बिंदा दिन की परंपरा हो, वहाँ संगीत, नृत्य और कविताएं रसोई के मसाले की तरह हर दिन घुल मिल जाती है। वहाँ बच्चा सिर्फ बड़ा ही नहीं होता, वह विरासत बन जाता है। हमारे आज के मेहमान भी ऐसी विरासत का नाम है। लखनऊ घराने की 8वीं पीढ़ी पंडित बिरजू महाराज जी के सुपुत्र, लेकिन सिर्फ बेटे ही नहीं, उनके पहले शिष्य, जिनकी चाल में लखनऊ की तहजीब है, जिनके बोलों में महाराज जी की छाया है, जिनकी सोच में कथक का आने वाला कल। ये वही गुरुजी हैं जो बच्चों से पहले दोस्ती करते हैं, फिर उन्हें नृत्य सिखाते हैं, जो मानते हैं कथक केवल तातई थई तत से नहीं होता है, बल्कि वह एक रस है, एक भाव है, एक साधना है और एक संस्कार है। जिनके लिए नृत्य मंच पर प्रस्तुत होने की विधा नहीं, बल्कि एक आस्था है, एक आत्मीयता है। जिनके पिता ने उन्हें घुंघरू पहनना सिखाकर दुनिया में उतारा, और जिन्होंने आज तक उन घुंघरुओं की छमछम से पूरे देश में अपना और अपने परिवार का और भारत देश का नाम रोशन किया। लखनऊ घराने की रवायत, रस और रचनाशीलता को अपने शिष्यों के अंदर उतार देने वाले गुरु, और ऐसा नाम जो सिर्फ एक विरासत की बुनियाद नहीं बल्कि उसका विस्तार है। हम स्वागत करते हैं पंडित जयकिशन महाराज जी का। जय गुरु जी। अगर हम शुरुआत करते हैं आपके बचपन की, आप एक लेगेसी आपके परिवार में थी, एक विरासत थी, तो
आपके घर में उस समय कैसा माहौल होता जब आप छोटे थे? और लेगेसी का आपको कब एहसास होता है? ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं एक ऐसी परिवार में, गुरु परिवार में मेरा जन्म हुआ है, जो सदियों से परंपरा, कथक परंपरा को लेकर के विरासत के रूप में आता जा रहा है और पीढ़ी दर पीढ़ी हम इसको बर करते जा रहे हैं। मैं इस घराने की 8वीं पीढ़ी हूँ। तो मैं आज कुछ लखनऊ घराने के बारे में आपको ज़िक्र करता हूँ कि हमारी जो परंपरा है, वो कहाँ से बिलॉन्ग करती है। तो ये बनारस और इलाहाबाद के बीच में एक गाँव है, हंडिया तहसील के नाम से जाना जाता है। किचकिला गाँव, जहाँ पर 989 कथक बिरादरी के घर, हमारे घर थे और उनका रोज़ का एक ही कर्म था कि मंदिरों में जाकर के पूजा पाठ करना, कथा कहना और संगीत के मामले में केवल ये था कि वो बीच-बीच में छोटे-छोटे टुकड़े के रूप में वो नाचते थे। जैसे उन्होंने कुछ कथा कही कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। 4 लाइन गा करके वो तबले वाले ने कुछ बजाया और धिरि नादा तिरि धारा धिरि दादा तिरि धा तिधा गिन धा दिधा गिन धा दिधा गिन धा। भाई इतने छोटे-छोटे पीसेस वहाँ हुआ करते थे और वो कथा कहते थे और श्रोताओं की तरफ से जो उनको चढ़ावा आता था, उसका आधा पैसा जो है मंदिर के पंडित ले लिया करते थे और आधा पैसा जो है कलाकारों को मिल जाता था, जिससे वो गुज़ारा करते थे। ये हमारा मंदिर काल में इसको इस प्रकार से किया गया। धीरे-धीरे बड़े-बड़े साहूकारों के घर में, जमींदारों के घर में शादी-ब्याह के अवसर पे, मुंडन के अवसर पे हमारे कलाकार जाने लगे, क्योंकि उतने से पैसे में गुज़ारा कम होता था। इसलिए वहाँ अब जाने लगे और अपने नृत्य का प्रदर्शन करने लगे। थोड़ा नृत्य ने और प्रगति की और थोड़ा-सा उसके अंदर में तेज़ी आई और इसी दौरान में लखनऊ में वज़ीर अली शाह के जो पिताजी थे, उनके दरबार में एक मशालची थे, टिकैत राय नाम था उनका, जो किचकिला गाँव के निवासी थे। तो एक बार राजाओं के बीच में कुछ ऐसी मीटिंग्स चल रही थी कि भाई हमारे महल के अंदर में कुछ संगीत का कार्यक्रम होना चाहिए, नृत्य का कार्यक्रम होना चाहिए। और वो उस समय लैंग्वेज वो जो था वो फ़ारसी लैंग्वेज बोलते थे, लेकिन वो फ़ारसी जानते थे टिकैत राय जी। तो उन्होंने जाके कहा कि हुज़ूर अगर आप कहें तो किचकिला गाँव के अंदर में हमारे एक परिवार है, कथक परिवार है, जो कि ये काम करता है। आप उनको बुलवाइए अपने महल के अंदर में और यहाँ पर वो आपको नृत्य और संगीत से खुश करेंगे आपको। तो उस समय फिर हम वहाँ से उठ कर के लखनऊ आए और लखनऊ में आकर के दरबार में ठाकुर प्रसाद जी का बिंदादिन महाराज जी, कालका महाराज जी, सब लखनऊ के दरबार में उनके उसमें आए और वहाँ पर नृत्य करने लगे। और वहीं से वहाँ पर नवाब वज़ीर अली शाह ने हम लोग को पुश्तैनी मकान भी दिया, जो आज भी बरकरार है। जहाँ मेरा जन्म हुआ वो पुश्तैनी मकान में हुआ, तो उनको दिया गया। फिर तब तक कोई लड़कियां उसमें नाचती नहीं थी, उस समय लड़कियों का नाच नहीं हुआ करता था, पुरुष प्रधान नृत्य हुआ करता था। और फिर राजाओं ने वो जो थे मुगल काल में, उन्होंने कहा कि भाई अब लड़कियों को लाना चाहिए। तो जो लड़कियां हुआ करती थी उनको भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। फिर हमारे दादा बाबाओं ने उनको सिखाया, फिर वो महफ़िल में उनका प्रोग्राम होने लगा। इस प्रकार से पूरा महफ़िल सज गई। एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात और भी है कि हमारे जैसे कथक में परण जो हम नाचते हैं, भारी बोल, पखावज के बोल, पहले मंदिर काल में नहीं हुआ करते थे। लेकिन दरबार में आकर के बड़े-बड़े पखवजिया, बड़े-बड़े तबला वादक लोग जब पखावज बजाने लगे, तो राजा महाराजाओं ने ये कहना शुरू किया, भाई क्या महाराज आप इनके बोलों पे नाच सकते हैं? तो हमारे पूर्वजों ने ये कहा, ठाकुर प्रसाद जी ने, कि हम नाच तो ज़रूर सकते हैं, लेकिन इनकी कंपोज़िशन बहुत लंबी होती है, 12-15 मिनट की कंपोज़िशन होती है। हम इसी को छोटे रूप के अंदर में नाच सकते हैं। मैं एक आध चीज़ आपको सुनाता हूँ, उस समय की पुरानी बंदिशें हैं जो मैं आपको सुना रहा हूँ कि लड़ाई छिड़ गई
दरबार में, मतलब राजाओं में वहाँ पर थे। और राजा ने कहा कि भाई कुछ महाराज ऐसी बात सुनाइए कि जिससे हमारे अंदर जोश आ जाए और हम लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। तो एक तोप परन है, तो तोप परन का वहाँ पर तो ऑन द स्पॉट उन्होंने उसको बनाया। कहने कि धान दिगट कत्तकान कत्त दिगट घिगतड़न दिग दिगता तगने नगने तिग दिगता तगने तगने दिगने तगने 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 धान धा। अब इसके अंदर भी जो स्ट्रक्चर बन रहा है कि पहले दोनों पहिए दिखाए कि धान दिगट कत्तकान कत्त दिगट घिगतड़न, फिर उसकी लंबाई दिग दिगता तगने नगने तिग दिगता तगने नगने, फिर वहां से उन्होंने आग लगाई तगने नगने दिगने नगने दिगने तगने तगने धान धा। राजा खुश हो गए ऐसे। तो इस टाइप की फरमाइशें वो लोग किया करते थे और ऑन द स्पॉट ये सब चीज़ें वो वहीं बन जाती थी, वहीं हो जाती थी। घोड़े के टाप की परन, गणेश परन, इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर काफ़ी पुराने समय पे बनाई गई। और पखावज की बोलों को लेकर के काफ़ी परने बनी। दगन नाड़ दग 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 कद 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 नगने नगने धीरे धगने कृतक धैन धैन नगरतक दान दान कृतक धैन धैन नगरतक दान दान कृतक धैन धैन नगरतक दान दान दा कृतक दगन नाड़ दग दग दग। इस टाइप की परने हैं। और मेरा बड़ा सौभाग्य रहा कि क्योंकि मैं महाराज जी के साथ में पखावज पे अक्सर संगत किया करता था, प्रोग्राम में भी करता था, क्योंकि सिखाने का वक़्त उनका था ही नहीं, क्योंकि उस समय वो इतने ज़्यादा बिज़ी हुआ करते थे। वो आए दिन जो है टूर पे रहते थे। तो एक बार मेरी माँ ने उनसे कहा कि तुम जो हो प्रोग्राम करते रहते हो या यहाँ रहते हो तो कथक इनमें सिखाते रहते हो, अपने बच्चों के पीछे के कुछ ध्यान दो। तो बड़े उलझन में वो भाई कलाकार थे वो बड़े उलझन, डाँट के खड़ा किया, खड़े हो जाओ। तो मैं और मेरी बड़ी बहन खड़े हो गए दोनों। अब सोचिए कि पहली परन हमें सिखा रहे हैं, हमारी उम्र 7 साल की 8 साल की उम्र थी। अब सुनिए वो परन के जरा वजन सुनिए कैसे पखावज के बोल के परन है। कृददा घेदर कतान नगदरे तक धरे के तक घेताने दा घेताने दा ताने दा धगने दा तगने दा धगदरे तक कर दे कृदरे दाने दा कृदरे दाने दा कृदरे दाने दा कृददा घे कतान नगदरे तक धरे के घेताने दा ताने दा धगने दा तगने दा धगदरे तक कर दे कृदरे दाने दा कृदरे दाने दा कृदरे दाने दा कृददा घेदर कतान नगदरे तक धरे के तक घेताने दा ताने दा धगने दा तगने दा धगदरे तक कर दे कृदरे दाने ये तालीम महाराज जी की शुरू हुई हम लोग के साथ में जब हमारी उम्र 6-7 साल की थी। हाँ, तो कभी कभी गुस्से में भी सिखाते थे वो, लेकिन उनका सिखाने का ढंग मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूँ कि शायद ही ऐसा कोई गुरु विश्व में होगा जो इस प्रकार से सिखाता होगा। घर के में लुंगी पहनते थे, लुंगी को आधी लुंगी बना लेते थे, ऊपर कुछ नहीं पहनते थे, नीचे पूरा जांग से पाँव तक ये पूरा पीठ खुला ऊपर, और एक एक मूवमेंट को जब उठाते थे, घुमाते थे, रखते थे, तो पीछे पीठ पे क्या असर आ रहा है, सीने पे कैसा असर आ रहा है, कलाई पे कैसा असर आ रहा है, वो एक एक बारीकी ऐसा लगता था जैसे कोई सांप रेंग करके ऊपर चला गया, ये ऐसा चला गया, ऐसा चला, मतलब बॉडी जेस्चर हमारे लखनऊ घराने की जो खासियत है। जैसे कि 5 एलिमेंट्स हमारे हैं, हम 5 एलिमेंट से बने हुए हैं, मतलब ब्रह्मांड है, नीर है, अग्नि है, वायु है, ऐसे ही हमारे जल है। हाँ, ऐसे ही 5 चीज़ें हमारे कथक के अंदर में हैं, जो श्लोक के अंदर में आप सुनाई देगा कि यतो हस्ता ततो दृष्टि, यतो दृष्टि ततो मन, यतो मन ततो भाव, यतो भाव ततो रसः। ये 5 एलिमेंट्स हैं, हस्तक, दृष्टि, मन, भाव और रस। एक मोमेंट के अंदर में इन 5 चीज़ों का जो एक बहाव है, वो लखनऊ घराने की खास चीज़ है कि उसको कितना ध्यान से किया गया कि हस्तक, दृष्टि, मन, भाव, रस। तो हर मोमेंट के अंदर में ये 5 एलिमेंट्स जो हैं, वो पूरे कंप्लीट होते थे। हाँ, उत्पत्ति, संपुट,
ऊर्ध हस्त चक्र, मध्य हस्त चक्र, तल हस्त चक्र, मीन, लव शिखा। अब देखिए मैं अब जब लव शिखा करूंगा तो मेरी आंखों के अंदर में कभी यही नहीं हुआ कि मैं लव शिखा ऐसे दिखा रहा हूं, ब्लैंक नहीं है, लव शिखा, समतल, जल भ्रमरी। तो भाव आपके चेहरे पे तभी, हाँ, क्योंकि नृत्य को नृत्य रूप देना ये सबसे बड़ी बात है। नृत्य टेक्निकल एस्पेक्ट है। अगर आप सिर पर हाथ हिला दीजिए आप हाथ पैर फेंक रहे हैं, काइंड ऑफ एरोबिक्स। लेकिन यही चीज तो उसके अंदर में जो मन का भाव जो आंखों में आ रहा है, जो रस आ रहा है, यह लखनऊ घराने की सबसे खासियत बात है। लोगों को थोड़ा सा गलत फहमी रहता है कि लखनऊ घराने में अभिनय प्रधान है, अभिनय होता है बस। अभिनय हमारे पूरे नाच के अंदर है। इसलिए महाराज जी ने और बड़े बड़े गुरुओं ने मिलकर एक सेमिनार कथक इनके अंदर में हुआ कि नाट्य शास्त्र में तो मुद्राओं को लेकर के काफी नाम होते हैं, हमारे कथक में नहीं है थे। तो इसका उन्होंने कहा कि इस पे हम लोगों को काम करना चाहिए। तो इस हस्तक को उन्होंने उत्पत्ति कहा, क्योंकि हम यहाँ से हर मोमेंट को उत्पन्न करते हैं, चाहे यहाँ जाना, चाहे फिर लौट करके जब सब मारते हैं, जब वापस आते हैं फिर हम अपनी उत्पत्ति पे आ जाते हैं। इसको हमने संपुट कहा। संपुट मतलब नमन, एक प्रकार का प्रणाम। हाँ, मूवमेंट में उन्होंने ऊर्ध हस्त कहा, मध्य हस्त कहा, तल हस्त चक्र कहा। चक्र, ऊर्ध हस्त कोण सुचिता, मध्य हस्त कोण सुचिता, तल हस्त कोण सुचिता। स्रोत, दोनों तरफ से स्रोत, जैसे पानी का बहाव पहाड़ से फूटता है, तो ये यहाँ से पानी का बहाव फूटा और पूरे में बिखरता हुआ पूरे में फैल गया। हाँ, जल भ्रमरी, भ्रमर पड़ना, पानी में भ्रमर पड़ना। अर्ध आलिंगन, आलिंगन, अर्ध मीन, मीन, चवर, पंखा। हम लोग तक तक थे के टुकड़े लगाते हैं, अब उसमें ये नहीं जैसा नॉर्मल देखा जाता है तक तक थे बहुत स्ट्रांग कर लेते हैं, ऐसा नहीं। उसके अंदर जो पंजे का फ्लो है, उसका जो बहाव है, तक तक थे चवर। तो हर चीज का नाम के हिसाब से उन्होंने उसको ढाला है इसको। तो ये हमारे कथक की पूरी जो हिस्ट्री है, लखनऊ घराना जो अभिनय प्रधान नृत्य कहलाया गया। जी, अभी हमने बात की आपके बचपन की, तो एक तालीम भी लेना होता है, उसके बाद आपने एक प्रॉपर एजुकेशन लिया होगा, तो उसके बारे में हम जानना चाहें। अच्छा हाँ, तालीम तो ऐसा था कि मई में मेरा बर्थ जन्म हुआ और जुलाई में गुरु पूर्णिमा था। उसी समय मेरे पैरों में घुंघरू बन गए। महाराज जी ने घुंघरू, छोटे छोटे घुंघरू बांध दिए मेरे। और मुझे जो बचपन में खिलाया गया वो कभी भी खिलौने से नहीं खिलाया गया कि हाथी लिया है, घोड़ा लिया है, फलाना लिया है, धमाका लिया है, ये सब नहीं। तबले की थाप, घुंघरों की झनकार, स्वर का वो, और पढ़न कर करके ढाकुर को धूमरते घिन्नड़ा कधेकेटे घेके तड़न ढाकुर को धूमरते कथा, ढाकुर को धूमरते कथा, ढाकुर को धूमरते कथा। इन बोलों से नाच जो मेरे कानों में पड़ा। और सबसे बड़ी बात यह कि महाराज जी को जब मैं जैसे जैसे बड़ा होता गया, क्योंकि महाराज जी का पूरा अंग भाव घर में भी अगर बैठे हुए हैं तो वो एक नॉर्मल जैसे आज ह्यूमन बीइंग होते हैं भाई, नॉर्मल पिता हैं, माता हैं, लेकिन महाराज जी का जो बैठना, उनके आंखों का एक्सप्रेशन, चाहे वही कह रहे भाई चाय ले आना, थोड़ा 2 बिस्किट भी लेके आना। तो जो इंसान 24 घंटा उसी नृत्य, उसी अभिनय के अंदर में घुला हुआ है, उनको जब मैं देखता था तो डर भी लगता था, क्योंकि ये नॉर्मल पिता का वो नहीं है। इसलिए उनको मैंने पिता से ज़्यादा अपने गुरु के हैसियत से
बचपन से ही मैं उनको एक गुरु के हैसियत से उनको मैंने पाला, और शायद वही एक वजह है कि वो गुरु का, मैं डर भय को तो नहीं बोलूँगा, लेकिन जो एक आदर है, सम्मान है, मेरे हृदय में ऐसा बसता गया, और वो बसते-बसते ऐसा बस गया कि वो कभी निकला नहीं। लोग मुझे कहते थे कि वो तुम्हारे पिताजी हैं, तुम उनको बाबू बोलो या पापा बोलो या जो बोलो। मैं उनको अक्सर महाराज जी कहता था। मैंने कहा नहीं, वो मेरे पहले गुरु हैं। आज शायद वही प्रसाद मुझे मेरे आज काम आ रहा है। शायद अगर मैं उनको एक पापा के हैसियत से देखता या पिता के हैसियत से देखता, तो शायद ये बात ना बनती। लेकिन मैंने उनको गुरु की हैसियत से हमेशा देखा, माना, जाना और समझा। उनके सामने मैं खाना नहीं खाता था, उनके बगल में मैं बैठता नहीं था। वो अक्सर कहते थे, चलो मैं यहाँ सो रहा हूँ, तुम बगल में सो जाओ। मैंने कहा नहीं, आप वहाँ सो जाओ, मैं पीछे सो जाऊँ। मुझे मैं ऐसा होता था। तो जो मेरे अंदर में उनके प्रति एक भावना हमेशा रही, वो एक गुरु की हैसियत से ही रही, जो आज मैं महसूस करता हूँ उस चीज़ को। तो मुझे लगता है कि हाँ, शायद मैंने ये अनजाने में हुआ है, मतलब मैंने सोच के नहीं किया, ये अनजाने में होता गया, और मैं जो हूँ वो उनके पद चिन्हों पे चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। आज भी वो मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे वो। आज भी वो सपने में आ जाते हैं, तिहाई सिखा जाते हैं, टुकड़ा सिखाई जाते हैं। मैं रात को अपना मोबाइल खोल करके मैं जो उनके मेरे कानों में पड़ता है, मैं रात को पढ़ देता हूँ और सुबह फिर उसको फेयर कर देता हूँ। फिर इन लोगों को सबको सिखा देता हूँ मैं कि देखो कल महाराज जी ने मुझे ये सिखाया है। तो अच्छी भावना, अच्छे उससे मैं उनको बहुत मिस भी करता हूँ, लेकिन मुझे मालूम है कि वो मेरे साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे वो। तो सर हम आपसे जैसे आपने बताया अपने जीवन काल के बारे में और आपने महाराज जी के बारे में बताया तो सर आपको ऐसा कब लगा कि अब आप कथक आपको अब सीखना है और कब आप बहुत सीरियस हो गए उस चीज़ को लेके? हाँ, ये बहुत एक बढ़िया बात है, मैं वो बताना चाहूँगा कि स्कूल टाइम में जब मैं स्कूल जाता था, तो स्कूल ड्रेस जैसा होता है, पैंट शर्ट पहनना, ये पहनना, जूता मोजा वगैरह पहनना। तो स्कूल में क्योंकि पढ़ाई लिखाई के अलावा स्पोर्ट्स का काफ़ी चलन रहा, तो मैं लगभग सारे स्पोर्ट्स के अंदर मैं बहुत इन्वॉल्व रहता था, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स बहुत अच्छा लगता था। चाहे फुटबॉल हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे वो कोई भी गेम हो। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रिय मेरा क्रिकेट था, और वो क्रिकेट जो है, वो इतना ज़्यादा प्रिय था कि मैं रात को सोता था, तो पैर पे पैड बाँध के सोता था कि मैं सुबह 1 मिनट भी बर्बाद नहीं करूँगा, और बल्ला साथ में ले सोता था बैट को लेकर के, कि सुबह उठते ही 5 बजे जो है मैं नीचे ले उतर के जाऊँगा और सब लोग इकट्ठे हो जाएँगे, हम क्रिकेट खेलेंगे। तो स्कूल में जब हम थे तो क्रिकेट वगैरह खेलते, तो कई टूर्नामेंट्स मैंने खेले, और मेरा बेस्ट स्कोर है 176 नॉट आउट। इतना अच्छा क्रिकेट खेलता था। तो एक बार मॉडर्न स्कूल में ही मैच चल रहा था ये सब, तो मैच शुरू होने वाला था, तो मेरे मन में आया कि मैं आज महाराज जी से कहूँगा। मैं महाराज जी को बाबू करके बुलाता हूँ, और अपनी माँ को अम्मा कहता हूँ। हमारी यूपी भाषा में बाबू और अम्मा का चलन है। तो मैं गया, सुबह का वक़्त था, महाराज जी पेपर खोल के बैठे हुए थे, चाय पी रहे थे। मैं एकदम धड़-धड़ गया। मैंने कहा, बाबू, ऐसा है, कल से मेरा क्रिकेट मैच शुरू हो रहा है, और मुझे व्हाइट शर्ट चाहिए, व्हाइट पैंट चाहिए, मुझे एक बैट भी खरीदना है, ये भी खरीदना है, वो भी खरीदना है, तो मुझे पैसे दे दो। हाँ, मुझे मँगाना है। तो चाय पीता सिर्फ कर रहे थे, फिर एक बार सिर्फ नज़र नीचे से यूँ करके ऊपर की तरफ उन्होंने मुझे देखा। कहा, बेटा तुम मुझे एक चीज़ बताओ, ये पैंट शर्ट के बारे में तुम कब तक सोचते रहोगे? कभी पैजामा कुर्ते के बारे में सोचा है? तो मुझे एकदम, क्योंकि मेरी उम्र 15-16 साल की उम्र थी उसमें, तो
मैंने कहा कमाल है, मैं पैंट शर्ट की बात कर रहा हूँ, ये पजामा कुर्ता की बात कर रहे हैं। मैं अम्मा के पास में गया अपने, मैंने कहा अम्मा मैं बाबू को क्या हो गया है? हाँ, मैं उनसे कह रहा हूँ मुझे पैंट शर्ट चाहिए और वो पजामा कुर्ता के बारे में कह रहे हैं। तो मेरी माँ ने मुझे समझाया कि बेटा तुम उनकी बात को समझे नहीं, उनका इशारा किधर था? मैंने कहा तुम ही बताओ किधर था इशारा? कहने कि उन्होंने ये कहा है, ये जताया है तुमको कि बेटा तुम्हारा जो काम है, जो परंपरा चली आ रही है लखनऊ घराने की, जिसको तुम्हें लेकर आगे बढ़ना है, उसके बारे में सोचो। खेलो-कूदो उसमें मनाही नहीं है, लेकिन उसके बारे में ज़्यादा सोचो। वो दिन मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे यहाँ पर तीर लगा मार दिया यहाँ पर। वो दिन और आज का दिन है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। पैंट शर्ट में आप मेरे अलमारी में जाके देख लीजिए, 2-2 3-3 नए पैंट सिलवा के रखे हैं, लेकिन मैंने कभी पहने नहीं हैं। सिर्फ़ पजामा कुर्ता पे धारण रहा हूँ मैं, और इसको पहन कर के मुझे बहुत एक ऐसा विश्वास आता है कि हाँ, कुछ भी है, मैं एक कलाकार हूँ, मैं कला का दास हूँ, मैं कला का वो हूँ। तो ये एक टर्निंग पॉइंट आया जहाँ से मेरा पूरा रुख जो है बदल करके नाच की तरफ बढ़ गया। आज भी मुझे क्रिकेट पसंद है, तो जब कुछ मैच-वैच होता है तो मैं टीवी खोल के खूब देखता हूँ उसको। बट अब वो वैसा वाला क्रेज़ नहीं रहेगा कि मुझे खेलना है। तो ये बड़ा एक टर्निंग पॉइंट रहा मेरे लिए। और एक चीज़ और इसमें थोड़ा ऐड, क्योंकि महाराज जी को जब वक़्त नहीं मिलता था ना सिखाने का, तो वो बड़े परेशान हुए कि भाई बच्चों को कैसे सिखाया जाए। मेरी असल में पूरी ट्रेनिंग जो हुई है, वो रेपेट्री में मैंने जब कथक को जॉइन किया 1985 के अंदर में। उससे पहले से ही मैं कथक में एज़ अ कैजुअल आर्टिस्ट काम करता था और महाराज जी के प्रोडक्शन में काम करता था। लेकिन 85 में मैं नौकरी पे लग गया और 97 तक मैं प्रोडक्शन यूनिट के अंदर में काम करता रहा हूँ। उस दौरान की जो तालीम महाराज जी की थी मुझे, जो उन्होंने ग्रुप में दिया या सोलो की तरह दिया या डुएट की तरह दिया, वो तालीम इतनी भरपूर तालीम मेरे अंदर में आ गई कि मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी फिर उसके बाद। फिर मैं महाराज जी के उस तालीम को लेकर के मल्टीप्लाई करता गया। और गुरु की कृपा ऐसी होती है, एक बीज अगर आप को समझ लेंगे, बीज को अगर आप यहाँ बो देंगे, देखिए बीज एक ऐसी चीज़ है कि ज़मीन के अंदर आप बो दीजिए, वो दिखता नहीं है, वो दिखता नहीं है। देखिए धीरे-धीरे उसमें जब पानी पड़ता है, सूरज की रोशनी पड़ती है, तो धीरे-धीरे अंकुरित, देखिए वो ज़मीन को भूलता नहीं है। जो लोग पेड़ सिर्फ़ ऊपर से लगा देते हैं, वो पेड़ बहुत ज़्यादा टिकता नहीं है। तो वो बीज जो महाराज जी ने हमें दिया, वो कब दिया, कैसे दिया, कहाँ से आ गया, उसी को पनपाते हुए मैं आज, ईश्वर की कृपा है कि मैं तालों में खेलता हूँ, अपनी तालें खुद बना रहा हूँ। कुछ कथक के अंदर में एक नए मूवमेंट्स का वो दे रहा हूँ मैं। और मैंने पौने 5 मात्रा, साढ़े 10 मात्रा, एक ताल मात्रा में एक ताल और मैं बनाया जिसके अंदर में 3 फ़ोक रिदम को लेकर के मैंने एक ताल 21 मात्रा की ताल बनी, जिसमें दादरा, रूपक और कहरवा। हाँ, धा धिन ना, धा तिन ना, तिन तिन ना, धिन ना, धा गे ना, की ना, क धेन, धा धिन ना, तीनों ले। और हर जो कॉम्पोजिशन है, वो ऐसा नहीं है कि हम सलोतर जा रहे हैं। हर ताल का जो गैप है, वहाँ पर वो खत्म हो रहा है। फिर रूपक के हिसाब से, फिर कहरवे के हिसाब से। तो मैंने ये कुछ कोशिश किया, उसपे मैंने एक बंदिश भी लिखी। हमारे यहाँ साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। साहित्य हमारे बिंदादीन महाराज जी ने करीब 5000 से ज़्यादा चीज़ें लिखी। हाँ, वो लेकिन प्रिज़र्व नहीं कर पाए, कुछ एक रह गई। महाराज जी ने बहुत मेहनत किया, लोगों से इकट्ठा किया तो 250-300 कुछ इकट्ठी हो पाई। लेकिन महाराज जी ने एक तो अनगिनत कम चीज़ें लिखी हैं। तो जब मैं उनको लिखता हुआ देखता था, तो मेरा अंदर में भी आता था कि जैसा महाराज जी लिख रहे हैं, वैसे मुझे भी लिखना चाहिए, क्योंकि ये भी एक साहित्य, हमारे यहाँ बहुमुखी प्रतिभा कहा गया है।
लखनऊ घराने में आप कलाकार बहुमुखी प्रतिभा का है तो वो संपूर्ण कलाकार है, नहीं तो नहीं। आपको गायन, वाद्य, नृत्य, साहित्य, इसके अलावा चित्रकला, शिल्पकला, जो अगर उसमें भी जा सकते हैं तो जाइए। तो सारा कला जो है उसको आप जब आप उसके अंदर पारंगत हो जाते हैं तो वो सब बहुमुखी कलाकार कहलाता है। तो हमारे यहाँ सभी बहुमुखी कलाकार रहे हैं। महाराज जी को आप देख लीजिए, महाराज जी नाचने के अलावा चाहे नाल हो, चाहे तबला हो, किसी पे भी हाथ रख देंगे वो अपने आप बजने लगता है। गाना उतना ही सुंदर, लेखनी उतनी ही सुंदर, कोरियोग्राफी उतनी ही सुंदर, हर चीज़ जो है उनकी सुंदरता। तो मैं भी उस राह पे कोशिश करता रहा। शुरू-शुरू में तो बहुत ही गंदा-गंदा लिखता था, लेकिन बाद में फिर जब मुझे थोड़ा धीरे-धीरे समझ में आया, तो मैं आपको 1-2 चीज़ सुनाता हूँ जो बहुत अच्छे, जो मेरी खुद की लिखी हुई है। गुरु की कृपा है, मैं कुछ नहीं लिखता हूँ, ये सब गुरु की कृपा है। कि 7 स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा। हाँ, तो ये सारी जो स्वर हैं, ये नायिकाएँ हैं। तो एक बार सारे स्वर जो मिल करके आपस में मीटिंग करते हैं, बोलते हैं कि राधा कृष्ण को प्रेम करती है, दिखा-दिखा के प्रेम होता है। मीरा कृष्ण को प्रेम करती है, रुक्मिणी प्रेम को करती है, सत्यभामा प्रेम करती है, सभी प्रेम करते हैं। हम भी तो प्रेम करते हैं, लेकिन हम बता नहीं पाते कि हम तो स्वर में ढले हुए हैं। आओ चलो हम लोग आज थोड़ा-सा आपस में ही अपने प्रेम की को बताते हैं कि हम किस प्रकार से प्रेम करते हैं। तो उनकी मीटिंग चल रही है। तो हमने क्या लिखा है कि सा कहे सांवरे की श्वास बन जाऊं मैं। सा से श्वास, सा कहे सांवरे की श्वास बन जाऊं मैं, रे कहे रंग पीतांबर अंग अंग सज जाऊं मैं, गा कहे गुछ बन मोर मुकुट बिराजूं मैं, माँ कहे महक कस्तूरी सी बदन में लिपट जाऊं मैं, पा कहे पाजेब बंद पग में बंद जाऊं मैं, धा कहे धुन बंसी की मधुर स्वर सुनाऊं मैं, नी कहे नींद बंद आंखों में सिमट जाऊं मैं। तो सारे गामा पाधा निशा सब नायिकाएं जो है अपनी अपनी बात कैसे कह रही हैं। कह रहे कृष्ण 24 घंटा मुझे अपने दबाए रखते हैं, बजाते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, लेकिन हम उनको प्रेम कर ही नहीं पाते हैं। और एक कविता और बहुत सुंदर सी थी जो हमने श्रीलंका में हमारा टूर गया हुआ था, तो रात को सब अपने अपने रूम में सो गए थे मेरे ग्रुप के लोग, मैं अकेला रूम में था, तो रात को नींद नहीं आ रही थी। तो रात को 12-1 बजे करीब मैं बाहर निकला, तो बाहर वो टेबल, इस टाइप का टेबल लगा हुआ था, कुर्सियां लगी हुई थी, मैं उस पर बैठ गया ऐसे करके, ऊपर देख रहा था, आसमान देख रहा था, तो चांद निकला हुआ था। तो चांद को मैं बहुत देर तक देखता रहा। फिर अचानक मैंने जब बाईं तरफ देखा तो ऐसे एक दीवार थी जिसमें चांद का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, और उस दीवार के आगे बांस के पेड़ थे बहुत सारे। वो मेरी कल्पना शुरू हुई वहां पर। मैं वृंदावन पहुंच गया, नैपकिन पे पेन लेकर के मैंने लिखना शुरू किया। सब सखी मिली चली जात, पहले यहां से शुरू है कि सब सखी मिली चली जात, अचानक बांसन की झुरमुट में सब चंद्र देख ठगी रही, अचरज भरी नयनों से असमंजस में पड़ गई, को समझ ना पाए दो चांद कैसो निकसो है, एक नबते बिराजो दूजो उतर आयो है। सब असमंजस में आ गई, दूसरी चांद कहां से आ गए। तो एक सखी निकट गई, डर के मारे रुक गई, दूजों को पास बुलाए लेनी, औरन से रहन न गयो, सब मिली चली आयो है। सब मिलके वहां बढ़ गया गए। अब क्या देखते हैं कि बांसन की झुरमुट में मोहन संग राधा बैठे है, और अर्धमुख राधा सो सांवरों ने घेरो है, और दूर से प्रतीत होत जैसे अर्धचंद्र निकसो है। अभी हमने सर बात की, आपने हमें बहुत सारी कंपोजिशन सुनाई, तो आपका एक बहुत लंबा सफ़र रहा है करियर का, अभी भी आप बहुत एक्टिव हैं
और आप में एक नवाचार या कोई नया करने की भावना आज भी है। अभी आप किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं सर अभी भी? कर रहा हूँ ना। जी। काफ़ी टाइम हो गया। पहले वो बताने से पहले मैं कुछ और भी बताना चाहूँगा कि मैंने रामायण अपने शब्दों में लिखा है। लघु रामायण करके मैंने पूरा रामायण लिखा है और उसका मंचन भी कर चुका हूँ मैं। मैंने गुवाहाटी में भी उसका शो किया, दिल्ली में भी शो किया मैंने उसका। करीब 45 मिनट्स का रामायण है पूरा वो, तो जो मेरे शब्दों में है। और अभी जो मैं नया प्रोजेक्ट लेके शुरू हुआ हूँ, उसके अंदर मैं अष्ट नायिका को लेके मैं काम कर रहा हूँ। हर नायिकाओं को ठुमरियों में बांधा है मैंने। वासक सज्जा नायिका, अभिसारिका नायिका, विप्रलब्धा नायिका, जितनी भी 8 नायिकाएं हैं, सबको मैंने ठुमरियों में बांधा है। और मेरे विचार में मैं नवंबर में हमारा एक वार्षिक उत्सव होता है। हमारी एक संस्था है बिरजू महाराज परंपरा, जो मेरी पत्नी चलाती हैं। मैं उसका प्रेसिडेंट जरूर हूँ, लेकिन होल सोल सब वही देखती हैं, हमारी ये सब सीनियर स्टूडेंट्स देखते हैं उसको। और तो उस उनका वार्षिक उत्सव के अंदर में उसको रिलीज़ करने की बात है और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उसको रिलीज़ कर पाऊँ। तो उसका काम चल रहा है मेरा और बहुत जल्दी और सबके सामने वो आएगा। वो पूरा बाकायदा म्यूज़िक के साथ में और कंपोज़िशन के साथ में 8 अष्टनायिकाएँ मैं बना रहा हूँ। तो इस वर्ष हम लोग 30 नवंबर को हमारा वार्षिक उत्सव होने जा रहा है। हमारी संस्था बिरजू महाराज परंपरा, हम लोग उस परंपरा को महाराज जी के थॉट के हिसाब से ही चलाते हैं। जहाँ लेके 3 साल 4 साल 5 साल के बच्चे से लेकर के 50 साल की औरतें भी डांस सीखती हैं और सब के सब उस मंच के ऊपर आकर के प्रेजेंट करते हैं हम लोग। और उसमें हम एक अवार्ड भी देते हैं किसी अच्छे कलाकार को। और वार्षिक उत्सव इस बार हम 30 नवंबर को करेंगे। उसी समय हम इसको भी रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। सर जैसे आपने कॉम्पोजिशन के बारे में बताया और आप बहुत सारी कॉम्पोजिशन करते हैं, जैसे ठुमरिया हो गया और ये रामायण और ये सब। सर मेरा एक सवाल था हमेशा से, सर आपको ये सब कहाँ से, सर आप ये सोच लेते हैं, कल्पना कर लेते हैं सर, ये आप कैसे कर पाते हाँ। हैं? मैं तो ऋषि एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अक्सर महाराज जी का जब वसंत उत्सव होता है तो उसमें मेरा एक आइटम जाता है कुछ ना कुछ। ये सब मेरी काल्पनिक रचनाएँ हैं। मैं कभी भी कोई चीज़ ऐसा नहीं पकड़ता हूँ कि जो हो चुका है वही दिखाना है। तो उसमें एक जैसे मी राधे, उसके बारे में सुना होगा। मी राधे, एक ही जंगल के अंदर में मीरा कृष्ण को ढूंढ रही है, दूसरी ओर राधा कृष्ण को ढूंढ रही है। कृष्ण राधा से रूठ के कहीं चले गए हैं। अब वो दोनों बेचैन हैं कि कृष्ण कहाँ मिलेंगे, कृष्ण कहाँ मिलेंगे। अचानक दोनों की जब मुलाकात होती है तो राधा मीरा से पूछती है, मीरा तुमने कृष्ण को कहीं देखा है? तो मीरा अवाक होकर के उनकी आंखों में खो जाती है। कहती है कि मुझे कहीं देखने की क्या ज़रूरत है? कृष्ण तो साक्षात मेरे सामने खड़े हुए हैं। तो उसके ऊपर बेस करके मी राधे था। फिर मैंने एक बांसुरी करके एक आइटम जो था, उस समय ये मेरा पहला प्रोडक्शन था जो महाराज जी के वसंत उत्सव मैंने किया। और महाराज जी ने 4 दिन पहले मुझे कहा कि कृष्ण बेस है और सब लोग करें और 20-25 लोग उसको कोरियोग्राफ करने वाले हैं अलग-अलग। अब मेरे लिए तो चिंता बन गया कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे दिमाग में तो चलने लगा कि मैं जो भी करूं ऐसा करूं कि जो महाराज जी को अच्छा लगे। मेरी ऑडियंस ऑडियंस नहीं है, मेरी ऑडियंस महाराज जी है। महाराज जी को अच्छा लगना चाहिए, मेरा टारगेट वो। तो मैं ऐसे ही पूजा कर रहा था और करते-करते मैंने जब जैसे चंदन का टीका कृष्ण भगवान को लगाया तो मैंने उनसे कहा, हे प्रभु कुछ राह दिखा दो। हाँ, मैं क्या कंपोजिशन करूं? तो अचानक जैसे मेरे अंदर से किसने आवाज दिया कि महाराज जी का ब्रजश्याम किताब खोलो। मैंने पूजा करते करते अपने वाइफ रूबी से कहा
कि रूबी ज़रा अलमारी खोल के महाराज जी का ब्रज श्याम निकाल दो, मैं पूजा करके उठ के देखता हूँ। फिर मैं पूजा करने लगा, उन्होंने निकाल के रख दिया। फिर मैं बैठा और जैसे मैंने पहला पन्ना खोला, पलटा, तो पहली ही लाइन आई कि मैं जंगल की लाकड़ी नहीं कहूँ है मोल, और अधर लिपट घनश्याम की भई बहुत अनमोल। बस मैंने उसको पकड़ लिया। मैंने कहा कि मेरी कृष्ण जो हैं बांसुरी के माध्यम से आएंगे। वहां पर एक लड़की को मैंने बांसुरी बनाया और वो कृष्ण को लिपटी हुई है। मतलब एक वो है, जब जितने बार कृष्ण बांसुरी बजा रहे हैं, वो चारों तरफ कृष्ण को नाच रही है, वो आनंद ले रही है। कभी कभी क्या हो रहा है कि जब राधा के साथ नाच रही है तो वो चुपचाप बैठी हुई है। अचानक कृष्ण ने बांसुरी वहां छोड़ दिया और उनके साथ खेलने चले गए, तो ये बेचैन हो गई एकदम कि मेरे कृष्ण कहाँ गए। वो उसका बेचैनपना दिखाया वहाँ कि वो बेचैन हो गई और अचानक गिर जाती है। अचानक कृष्ण वहां से दौड़ते हुए आता है, अरे मेरी बांसुरी कहाँ है, अरे मेरी बांसुरी कहाँ है। ओहो, बांसुरी तो वहां पड़ी हुई है। और जाके वो बांसुरी को उठाते, उसको साफ ऑफ करके ऐसा करके फिर वो बजाने लगते। फिर वो वहां से उठती है, फिर वो उठ करके फिर वो कृष्ण के साथ चलने लगती है। तो इस पूरे आइटम के अंदर में बांसुरी कृष्ण का प्यार, प्रेम, राधा बांसुरी की ईर्ष्या, और सबके साथ बांसुरी नाच रही है। लेकिन वो बांसुरी एट प्रेजेंट मतलब कोई है नहीं, वो तो एक इमेजिनेशन है। तो ये इमेजिनेशन वाली जो कल्पनाएं हैं, वो मुझे करने में बहुत आनंद आता है। मैं जो भी चीज सोचता हूँ, स्वर आंग ताल, स्वर के आंगन में ताल, जहां स्वर है वहां ताल नहीं है। अब सरगम चल रहा है, स्वर चल रहे हैं, स्वर से सीजन्स हम दिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन देयर इज नो ताल। अचानक स्वर सब गायब हो जाती हैं, ताल एंटर करता है। अब वहां स्वर नहीं है, ताल ही ताल है, ताल नाच रहा है। नाचते नाचते अचानक स्वर की लहर आ जाती है, उनकी मुलाकात होती है दोनों की, और कहते हैं कि अगर हम आपस में मिल जाएं तो कितना आनंद आ जाए। उसको स्वर और ताल दोनों मिल जाते हैं आपस में और पूरा संगीत का माहौल बन जाता है। मैं जब भी वृंदावन जाता हूँ तो निधि उपवन जरूर जाता हूँ। अब बहुत टाइम से मेरे अंदर में ये था कि मैं इसको स्टेज पे मंचन करना है मुझे, तो मैंने उसको मंच पे लेके आया। मैं बहुत दिक्कत हुआ बनाना, क्योंकि निधि उपवन को बनाना मुश्किल। उसमें लड़कियों का अलग अलग पेड़ बन करके खड़ा होना, जब कृष्ण बीच में बांसुरी बजा रहे तो सारे पेड़ हिलने लगे, सारे पेड़ हिलने लगे। और सारी लड़कियां जो जो पेड़ हैं वो सखियां बन गई हैं सब आपस में। और उसके बाद उनका नृत्य हो रहा है, ये हो रहा है। फिर राधा और कृष्ण का उन्हीं के साथ में नोक झोंक, मतलब पूरा निधि भुवन का जो। फिर वहां पर एक चीज और था, शिव जो है, भगवान शिव, उनकी इच्छा होती है कि मैं जाऊं और जा करके कृष्ण का नृत्य देखना चाहता हूं। लेकिन निधि उपवन में शिव कोई मेल अलाउ नहीं है, आज भी नहीं, मतलब मेल अलाउ नहीं है। तो कहने लगे, वो जमुना जी के पास जाते हैं, तो जमुना जी को कहते हैं कि मुझे नारी रूप दो, मैं जाना चाहता हूँ। तो जमुना जी कहती हैं कि तुम वहां जाओगे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कृष्ण तुमको पकड़ लेंगे। कह रहे तुम बना दो, तो उनको नारी रूप बनाते हैं और वो पार्वती के साथ जो है निधि वो अंदर चले जाते हैं। और वहाँ जब कृष्ण राधा सब आ जाते हैं, तो कृष्ण तो समझ जाते हैं कि ये शिव जी हैं। हाँ, और नाचने लगते हैं और उसी में वो मग्न होकर वो भी नाचने लगते हैं। और जो वो नाचने लगते हैं तो उनके शरीर में से सांप, बिच्छी, फलाना ढमाका सब गिरने लगता है। हाँ, और वो सब भागने लगते हैं। तब कृष्ण उनका हाथ पकड़ के लाते हैं और उनका दुपट्टा यूँ खींचा तो भगवान शिव वहाँ पर खड़े हुए हैं। हाँ, तो ये पूरा निधि उपवन पे मैंने बनाया। अभी लास्ट उसमें मैंने एक क्या था वो, ब्रजबंसी, वो मैंने बनाया, जिसके अंदर में ये बहुत अच्छी कथा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक हमारे वृंदावन के एक स्वामी जी दिल्ली आए थे कथा केंद्र में। उन्होंने बांसुरी के बारे में का बताया कि बांसुरी के अलग अलग नाम हैं। कोई बंसी कहता है, कोई बांसुरी कहता है,
कोई मुरली कहता है, कोई वेणु कहता है, अलग-अलग नाम हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि मैं और कम्युनिकेशन जैसा आज हम मोबाइल से कम्युनिकेशन करते हैं, वायरलेस है, कहीं से भी आप बात करें, आप बात कर सकते हैं। कृष्ण को जब राधा चाहिए, सिर्फ राधा चाहिए, तो कैसे बुलाएँगे उसको? तो मैंने कहा जब वो वेणु सोच करके उनके मन की तार से वो जब वेणु सोच के उन्होंने वेणु बजाया, तो राधा दौड़ी चली आई। जब उन्होंने मुरली बजाया तो सखी सखा चले आए। जब उन्होंने बंसी बजाई तो सारे मोर पक्षी सब चले आए। तो कम्युनिकेशन विद दिस आखिरी में मैंने दिखाया था, क्योंकि महाराज जी उस समय नहीं थे, बहुत ही दर्द में था। एक लड़का हमारे यहाँ पर है जो थोड़ा-सा महाराज जी को बहुत फ़ॉलो करता है, उनके खड़े होने के अंदाज़ को, ऐसा उनके स्टाइल को। उसको सिलवट में रखा था मैंने। मैंने कहा था बस 2 लाइन तुमको सिर्फ़ हाथ उठाना है ऐसे-ऐसे, सिलवट में रहोगे। वहाँ आखिरी जो एक मोक्ष के कृष्ण हैं, हाँ, मेरा बेटा कृष्ण किया उसमें, और एकदम मुकुटधारी ये सब, वो वेणु वो बाँसुरी बजा रहे हैं और ऐसा हाथ फैलाया। अब महाराज जी धीरे, 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 धीरे उनकी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। जैसे वो वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पर मैं पूरा फॉग बनाया ऐसा, और फॉग से एकदम वो लड़का गायब हो गया। वो लड़का अंदर चला गया और वो कृष्ण में समा गए। ये परिकल्पना है सब। तो गुरुजी आपने कथक के 3 जनरेशन्स को अपने सामने देखा है और कथक के स्वरूप को भी शायद बदलते देखा होगा। तो सर आपकी इस पे क्या राय है? और अगर आपका कुछ इसमें कुछ सुझाव है, मतलब कुछ बात है जो आप हमारे साथ साझा करना चाहेंगे, तो कृपया इसके बारे में बताएँ हमें? जी, देखिए समय परिवर्तित है। समय के हिसाब से हर चीज़ परिवर्तित है। हमारे अच्छन महाराज जी जो महाराज जी के पिताजी रहे, शंभू महाराज जी, उनके सबसे छोटे भाई, और लच्छू महाराज जी मझिले भाई। तीनों का डांस अपने में इंडिविजुअली अलग-अलग किस्म का था। ऐसा नहीं था कि कोई एक ही फॉर्म में नाच रहा है। अच्छन महाराज जी के कलाश, ये कसक-मसक, लयकारी छंद, उनके किस्सा मैं बताना चाहूँगा कि वो एक बार सब 4 लोग बैठे हुए हैं और सबको उन्होंने कहा, मैं इस हाथ में झपताल रख रहा हूँ, इसमें 3 ताल रख रहा हूँ, यहाँ धमार रख रहा हूँ, यहाँ पे चौताल रख रहा हूँ। हाँ, सबने चेक किया। उसके बाद उन्होंने अपनी उँगलियों में पहले से वो ताल दे रहे हैं और उन्होंने एक बंदिश पढ़ना शुरू किया, और लमछड़ बंदिश। हाँ, और पढ़ के जब देखा तो चारों तालों का सम एक साथ आके धाए से गिरा। ये उनकी खूबी थी। तो ये मैं एक बार क्लास के अंदर में मैंने अपने स्टूडेंट्स को, एक सुजाता लहरी जो कलकत्ते के, ऐसे मैंने मज़ाक-मज़ाक में मैंने कहा कि हमारे दादाजी ऐसा किया करते थे। वो लड़की बहुत ही इंटेलिजेंट है, मुझे थोड़ा अफ़सोस होता है कि वो नाच नहीं रही है वो आजकल। बट ये है कि उसने मुझे कहा कि गुरुजी मैं जब परफ़ॉर्मेंस करूँगी, तो लास्ट के 10 मिनट आप मुझे दे दीजिए। तो मैंने कहा क्यों भाई, 40 मिनट का परफ़ॉर्मेंस है तो मैं 40 मिनट का पूरा कोरियोग्राफ़ी करूँगा तभी तो काम दू। नहीं, नहीं, वो द लास्ट के 10 मिनट छोड़ दीजिएगा, मैं कुछ सोचूँगी। तो मैं तो समझा कि मैं क्या करने वाली है, तो मैंने कहा ठीक है छोड़ देंगे। उसका बाकी का कॉम्पोज़िशन मैंने कर दिया, लास्ट का 10 मिनट छोड़ दिया। जब वो मंच पे आई है और आके यूँ माइक पे खड़ी हुई, तो मैं सामने ही बैठा था, तो मुझे देख के थोड़ा-सा स्माइल दिया उसने। मैंने तो कहा कि मेरे गुरुजी ने ये बात कही थी कभी कि हमारे दादा गुरु जो हैं, उन्होंने इस टाइप से वो करते थे। मैं उतना तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ। हाथ में चौताल और 3 पैरों में 3 ताल, और मैं बंदिश 5-6 बंदिश पढ़ूँगी। मतलब मैं इतना खुश हो गया, मैंने कहा कि देखो क्या कितना अच्छी कोशिश। तो जैसे गौरी हैं हमारी, सुजाता हैं, अनुकृति हमारी हैं, शुभी हैं, ये तो हमारे स्टूडेंट्स में हैं। हमारी ये तरंग हैं, या जो भी हमारी ये सब ऐसे लोग हैं जो कथक को बहुत गहराई से जान रहे हैं, पहचान रहे हैं और कर रहे हैं। मेरे
गंडाबंद शागिर्दों में 4 शागिर्द हैं अभी फ़िलहाल, इस बार 2 और होंगे, जिसमें मानवी सिंह का नाम आपने सुना होगा, जो खैरागढ़ की है, वो मुझसे डांस सीखती हैं। मानवी सिंह को मैंने गंडा बाँधा, मेरे बेटे को मैंने गंडा बाँधा, अनुकृति को मैंने गंडा बाँधा और एक शुभी करके लड़की है, उसको मैंने गंडा बाँधा। तो गंडा हमारे बंधन में एक बहुत इम्पोर्टेंट बंधन है। ये कलाकार के ज़िंदगी का एक वो हिस्सा है, जो भारत रत्न से कम नहीं है। और मैं भी सौभाग्यवश रहा कि महाराज जी ने मेरे हाथ में गंडा बाँधा। बहुत लेट बाँधा लेकिन बाँधा। जब उन्होंने देखा, गुरु परखता है कि मेरा शिष्य क्या उस लायक बना है कि नहीं बना है। काफ़ी साल जब परख लेता है, तब जाके वो कहता है कि हाँ, अब तुम गंडा बन के लायक हो। तो हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि शंभू महाराज जी का जैसे बहुत तांडव रूपी नाच, वो अगर सॉफ्ट वाला भी कर रहे हैं, तो ताथे तरह से आधे मतलब उसके अंदर में एक मैनली डांस। लक्ष्मण महाराज जी के अंदर में एकदम विपरीत। हाँ, ताथे तरथे आथे थई तथई तथई थई थई तत्तता तत्तता तत्तता, बहुत मुलायमियत, एकदम लास्ट से अंग। अच्छन महाराज जी का अंगों का खेल, लय का खेल, हस्तकों का खेल, मतलब बहुत ही लाजवाब। हुँ, महाराज जी ने अब महाराज जी जब 9 साढ़े 9 साल के थे, तब अच्छन महाराज जी गुज़र गए थे। तो तालीम उनसे बहुत कम ले पाए। अ, हमारी बताते हैं कि हमारी दादी ने अच्छन महाराज जी से कहा कि महाराज जी को गंडा बाँध दो। तो उन्होंने कहा कि मैं क्यों बाँधूँ? कि पहले उसको कमाई करने दो। अपनी कमाई से वो आएगा और मुझे दक्षिणा देगा, तब मैं उसको गंडा बाँधूँगा। सोचिए ज़रा, अपने बेटे से बात हो रही है। तो महाराज जी ने उस दौरान में 2-3 प्रोग्राम्स, छोटे-छोटे प्रोग्राम्स, उस समय तो बहुत कम पैसे मिलते थे। वो जब पैसा मिला, ला कर के फिर उन्होंने गंजा बाँधा। शंभू महाराज जी से उन्होंने थोड़ी-सी तालीम ली, लक्ष्मण महाराज जी से उन्होंने तालीम ली। हाँ, शंभू महाराज जी भाव के बहुत, सभी वैसे पारंगत सब थे, लेकिन सबकी अपनी-अपनी ख़ासियत। हाँ, तो ये, लेकिन महाराज जी ने जब देखा कि तीनों के स्टाइल को उन्होंने बहुत ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्व करके एक स्टाइल उन्होंने अपना बनाया। अब ये देखो परिवर्तन है ये परिवर्तन है। एक अंग नाच रहा है, एक तांडव नाच रहा है, एक राष्ट्र नाच रहा है और महाराज जी ने सबको समेट करके एक नाच जो कथक बनाया, जिसके एक बंदिश के अंदर में हर अंग को वो दिखाने की उन्होंने दिखाया। तो और उसके अंदर अपना योगदान तो उनका तो उसकी तो हम बात ही नहीं कर सकते हैं। हाँ? ज फिर जब मेरे बारे में बात आई, जैसा मैंने आपको बताया कि केशव कोठारी ने जब मुझे कहा कि तुम्हारा अपना क्या है? तो मुझे भी कुछ करना था। तो मैंने बाएँ अंग को पकड़ा, बाएँ अंग पे चक्रों को मैंने सीधा चक्कर मारते-मारते अचानक रुक के उल्टा चक्कर मार के सम लगाना, वो किया। बंदिशों के अंदर में बहुत वेरिएशंस पैदा किए। तत तत तिगदा दिग दिग तिगदा दि दिग या तत 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 तिगदा दि दिग तिगदा दि दिग या तत तिगदा दि दिग। कॉमनली ये सब चलते थे। फिर मैंने कुछ बस तत 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 तिरग तिग तिरग तिग तत 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 थई रही एकांत तत 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 तिरग तिग थई ता थई तिरग तिग थई ता थई। इस टाइप की बंदिश है। तत 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 तिरग तिग तत तत, ये सब मैंने बाद में इसको क्रिएट किया। हर चीज़ों में, नटवरी में भी किया, आमद में भी किया, टुकड़े में भी किया, तरमीलों में भी किया, परंड में भी किया। तो और इसके साथ-साथ मैंने एक आध चीज़ें जो अच्छी मतलब लोगों को पसंद आई, वाद्यपरन, पुराने उसमें वाद्यपरन हुआ करता था, वाद्यों के बोलों को लेके परन। तो मैंने कुछ क्रिएट किया कि किटतकते तड़न नताता धुमकिटतक घिघि घिघि ननन आताता किटतदिंगड़ता धिन नदिन ननकृतकता धिन नदिन ननकृतकता किटतक तड़न नधा किटतकते तड़न नधा। अब इसके अंदर में सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं। किटतक मतलब मंजीरा, किटतक तड़न नगाड़ा, ताता तबला, धुमकिटतक पखावज, घे 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 बाया, ननना ननना नगाड़ा,
कृत दिंगड़दा डांस, दिन दिन डफ, नाना कृतकदा। तो इन सारे बोलों को मिश्रण करके वाद्य के करीब 4-5 कंपोजिशन मैंने किए। तराने के बोलों को लेके मैंने कंपोजिशन से, तो इन सब चीज़ों को क्रिएट किया। अब मेरा बेटा क्या करने वाला है वो मुझे अभी नहीं पता है, लेकिन वो कुछ कर रहा है ये मुझे पता है। कुछ नए दिशा की तरफ जा रहा है, क्योंकि उसको भी अपनी एक पहचान है। लेकिन बस ये है कि हम लोग जो हैं, जो पारंपरिक वाले लोग हैं, यहाँ इस परंपरा से जुड़े हुए लोग हैं, जो एकदम चोरी दामन का साथ है जिनका, वो इससे भटकेंगे नहीं। कुछ क्रिएट जरूर करेंगे, लेकिन सिद्धांत से नहीं हिलेंगे। मैं कथक को बचाना चाहता हूँ। जिस प्रकार से भरतनाट्यम, ओडिसी, कुचिपुड़ी, कथकली, जब भी आप देखेंगे तो वही देखें, वो भी क्रिएट करते हैं, उनके अंदर भी क्रिएशन है, लेकिन कभी भी आपको लगेगा ही नहीं कि ये कुछ अलग चीज कर गए। मतलब मैं बहुत उस चीज को फेवर नहीं करता हूँ। बाकी लोगों को जो करना है वो तो करेंगे करेंगे, किसी का हाथ तो हम पकड़ नहीं सकते। गुरुजी जैसे आपने बताया कि कथक के रूप में परिवर्तन हुआ है और कथक बहुत रियाज मांगता है, तो सर रियाज की पद्धति क्या होनी चाहिए? किस तरह से बच्चों को रियाज करना चाहिए और हम लोगों को रियाज कैसे करना चाहिए? हम्म देखो, पहले तो अगर मैं थोड़ा पीछे चला जाऊं तो रियाज का समय कोई था ही नहीं। 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे का रियाज भी हुआ है। और हमारे कथक में तो कहते हैं कि लकड़ी का बॉक्स बना के उसमें रेत भर दिया जाता था, और मतलब अगर आप 150 घुंघरू पहन के नाचते हैं तो 300 घुंघरू पहन करके आप उस रेत के अंदर में चले जाते हैं, और उसके अंदर में पैर को फोर्सफुली उठाना, फिर रखना फोर्स, ताकि आपकी ये जो पिंडलियां हैं, जो काफ है आपके, ये स्ट्रांग होते जाएं। लेकिन अब वो चीज पॉसिबल नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक तो प्लेन सरफेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि स्टेज तो नॉर्मली वुडन मिल ही जाता है, और पैर को अपनापन समझ के नाचिए। पैर को पटकना नहीं है, उसको आघात नहीं पहुंचाइए कि आपके अंदर की सारी नसें जो हैं 4 दिन के बाद कहे कि मेरे घुटने बोल गए, ये बोल गए, वो बोल गए। हाँ, मतलब मजे वाला रियाज होना चाहिए, और एकाग्रता सबसे बड़ी बात है, एकाग्रता। हम बोलने को कहते हैं ता थई थई तत आ थई थई तत, सीधे तत्कार की बात कर रहा हूं मैं। कौन करता है ता थई थई तत आ थई थई तत? लोग तो कहते हैं ता 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 ता। कहाँ थई और कहाँ तत है, ये भी तो पता नहीं है। ता जो है पैर के अगले हिस्से में, पंजे के इस लेवल पे ता पड़ता है। थई पूरे पंजे का वजन है, थई। तीसरा वजन और दबता है, थई। और तत जो है एड़ी के सहारे से हम तत ठोकर मार देते हैं। ये तत का, जैसे तबले बाएं पे आप क्या करते हैं, धा धिन धिन, धा धा धिन। तो दायां बायां के जो लड़ंत भड़ंत है, तभी तो धा धिन धिन धा निकलता है ना। अगर आप यूं करें धा धिन धिन धा धा धिन, तो क्या निकलेगा साउंड? तो पैर में भी तबला है। मैंने कहा ना, पैर जो है तबला है। हमारा अभिनय जो है वो संगीत है, स्वर है, जहाँ पर पूरे 9 रस आपकी आँखों में हैं। हाँ, करुण भी है, श्रृंगार भी है, रौद्र भी है, वीर भी है, अद्भुत भी है, हास्य भी है, शांत भी है। ये सब रस, जब रस की बात हम करने लगते हैं, ये सब स्वर हैं। और आपका अंग, आपके हस्तक जब उड़ते हैं, ये आपका नृत्य है। तो पूरा शरीर जो है वो संगीत है हमारा, वाद्य भी है, गायन भी है, और नृत्य तो है ही है। तो रियाज के समय एकाग्रचित्त हो करके आप
थोड़ा-सा डिम लाइट के अंदर में अपने आप को आप ताल माला लगा लीजिए, आँख बंद कर लीजिए और कॉन्सन्ट्रेट करिए कि हमारे सारे बोल आपके सही तरीके से निकल रहे हैं। ताथई थई तत, आथई थई तत। फिर उसको एड़ी पंजे के वज़न पे चले जाइए। हम अक्सर इन लोगों को कराते हैं, एड़ी पंजे की तत्कार, चारों पैर की तत्कार, एड़ी की तत्कार, पंजे पंजे की तत्कार। ताकि नहीं तो नॉर्मली पंजा यूँ उठता है, यूँ मार देता है, लेकिन हमें पंजा यूँ उठाना है, जैसे प्लेन टेक ऑफ करता है और आगे का हिस्सा ऊपर चला जाता है और उसके सहारे हम मारते हैं। अक्सर लोग यूँ मार देते हैं, इसलिए बोलों में उच्चारण सही नहीं निकलता है। हाँ, तो ये और कुछ कठिन बोल, धुमकेटे तगदा, धुमकेटे तगदा, धुमकेटे तगदा, धुमकेटे तगदा, थर्री, थर्री, थर्री। हाँ, इस टाइप के कई सारे बोल हमारे कथक में जो हैं, उसका अभ्यास पैरों से। जितने बोल हम बोल रहे हैं, वो पूरी निकासी पैर में होना चाहिए। दूसरा, जब आप आंगिक क्रिया कर रहे हैं, टुकड़े कर रहे हैं, प्रमिलु कर रहे हैं, परन कर रहे हैं, उस समय आप बहुत पीछे नाच रहे हैं। पैर तब भी चलता है, लेकिन पैर आधा हो जाता है, ताकि आपके अंगों पे उसका जर्क ना पड़े। आप अगर जोर से पैर पटकोगे, तो आपका पूरा अंग हिलेगा। तो पैर को सॉफ्ट करना चाहिए और पूरे अंग के अंदर में उसकी अदायगी पूरी होनी चाहिए, चाहे यहाँ जा रहे हैं, चाहे वहाँ जा रहे हैं। लेकिन जब आप तिहाई कर रहे हैं, लड़ी कर रहे हैं, फुटवर्क कर रहे हैं, उस समय आपका पैर स्ट्रांग होना चाहिए और हाथ जो है वो सपोर्ट करता है आपका। तो रियाज में इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से लेना चाहिए। अपने स्टैमिना को बिल्डअप करना चाहिए। उसके लिए थोड़ा-सा आपको फिज़िकल एक्सरसाइज़ेस, हमारे डांस में ही एक्सरसाइज़, सीने का घुमाव, सीने का उल्टा घुमाव, सी बनाना यहाँ से, सी बनाना यहाँ से, सीने को ब्लो अप करना, अंदर खींचना, उठाना, गिराना, सांस की क्रिया, योग। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए आपके यहाँ पैर शरीर में। इसलिए हमेशा डांस को योग के बहुत नज़दीक सोचा गया है। प्राणायाम रोज करें। हाँ, जो बेसिक योगा है वो रोज करना चाहिए। अच्छी वॉक करिए। हाँ, तो ये सब चीज़ों को बिल्डअप करने के लिए, ताकि आप इस लायक बन जाइए कि आप 1 डेढ़ घंटा नाचिए, तो आप हाँफिए भी मत। हाँफना भी नहीं चाहिए। लोग तो आजकल वो हाँफने का एक नया करिश्मा शुरू हो गया। माइक पे आते हैं तो अब बोल से ज़्यादा तो हाँफना सुनाई देता है। और 4 बार पानी पीते हैं। मैंने महाराज जी को कभी भी नाचते हुए, पानी पीते हुए कभी नहीं देखा कि साइड में गए और पानी लेके पी रहे हैं, ऐसा कभी नहीं है। 1-2 बार गर्मी में ज़रूरत पड़ी तो अंदर चले गए, 2 घूँट पी के चले आए। तो नाच को एक बहुत ही मतलब स्पर्शी, हृदय को स्पर्श करना चाहिए। नाच को आनंद लेना चाहिए। आनंद की चीज़ है। आप कसरत नहीं कर रहे हैं कि आप मार-धाड़। हाँ, बहुत परम भी नाचिए तो धा-धा-गे थूंगा, धा-गे-धी-गे ता, धा-दे-ता, पता उसके अंदर में एक फ्लो जो बनता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जब मैं क्लास लेता हूँ तो इन लोगों को समझाता रहता हूँ मैं। हम 4 किस्म की नटवरी नाच रहे हैं, चारों नटवरियाँ जो हैं, अलग-अलग नायिकाएँ हैं। अब आप कहेंगे कि नटवरी में नायिका कहाँ से आ गई? हमने अगर कहा तत तत तत, खंडिता दिखती है, क्योंकि उसमें शार्प है। तत तत तत, तत तत तत, और वही जब हम कहते हैं तत तत तिगधा तिगधे, एकदम आपकी कोई भी दूसरी नायिका समझ लीजिए, तत तत, मूड बदल गया, भाव बदल गया, अदायगी बदल गई। ऐसे हर बंदिश जो है अपने में अलग-अलग नायिका है। तो इसका इसका चिंतन भी एक रियाज़ है।
चिंतन करना और एक शारीरिक रियाज़, तो कम से कम आज आज के समय को देखते हुए मुझे लगता है कम से कम 1.5 से 2 घंटे का रियाज़ होना ही चाहिए, जिसमें आप 1 घंटा तब पैरों को मजबूती करिए, फिर अलग-अलग चक्र के वेरिएशन है, फेरी है, अर्ध फेरी है, कवच फेरी है, बद्ध फेरी है, तल फेरी है, पैर की पोज़ीशंस हैं, समपद है, ललित पद है, राम पद है, हनुमत पद है, अंगद पद है। डिटेल में जाइए, उसकी उसकी गहराइयों को देखिए। नाचने से काम नहीं चलता है। ये तो बुफे हो गया, आज का नाच बुफे है। आपको एक हाथ में प्लेट पकड़ा दिया है, अब वहाँ लाइन से लगा हुआ है सब। कह रहे उसी में दाल डाल दिया, उसी में चावल डाल दिया, उसमें सब्जी डाल दिया, उसी में ये डाल दिया, उसमें ये डाल दिया, उसमें किसी का अता पता नहीं चल रहा कि हम खा क्या रहे हैं। ये घर की थाली नहीं है कि कटोरी में दाल है, कटोरी में सब्जी है, या चटनी है, फलाना है, या चावल है, एक रोटी है। तो आप हर चीज़ का आनंद लीजिए। तो हर चीज़ को ज़रा उस तरीके से दृष्टि से देखेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, बजाय उसके कि आप बुफ़े बना दीजिए उसको। अब बुफ़े हो रहा है ना? तो ये सब चीज़ों को बड़ा गौर करना चाहिए, ख़ास करके हमारे आने-आने क्योंकि क्या होता है कि दूसरे की चमक-धमक देख के इंसान बद बिगड़ता जा रहा है। दूसरे को चमकता-धमकता देखता है तो कहता है वाह! अच्छा लगा, हम भी ऐसे हो जाएँ। अरे क्यों हो जाएँ भाई? हम हैं। तो आज के हमारे अतिथि थे पंडित जयकिशन महाराज जी। एक ऐसा नाम जो परंपरा का उत्तराधिकारी है और नवाचार का संवाहक भी, जिनकी चाल में लखनऊ की तहजीब है और जिनके भाव में कृष्ण की लीलाएं, जिन्होंने अपने पिता पंडित बिरजू महाराज जी से सिर्फ कला ही ना सीखी, बल्कि शांति, सौम्यता और सरलता का पाठ भी पढ़ा। अभिनय जिनका अलंकार नहीं, आत्मा की अभिव्यक्ति है। उनकी वाणी में रस है, उन्हें चुप रहने में भी शिक्षा का अनुभव होता है और उनके हर कथक के स्टेप में पीढ़ियों की साधना है। जब मंच पर तेजी से बाजार हावी हुआ जा रहा है, ऐसे हमारे गुरु हमारे लिए एक दीपक की तरह हैं, जो सिर्फ राह नहीं दिखाते, बल्कि भीतर से प्रकाश भी प्रदान करते हैं। आप सभी से आग्रह है, ऐसे गुरु की बातों को संयोजिए, नई पीढ़ी तक पहुंचाइए और कला को केवल शौक नहीं बल्कि एक संस्कार समझिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक और कलाकार, साधक और एक रचनाकार के साथ। तब तक के लिए नृत्य की ये यात्रा जो घुंघरुओं से शुरू हुई थी, आज आत्मा तक पहुंची है। धन्यवाद। गुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।